बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी जिसका नाम है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है एक गौरैया और गौरा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार मेहनत और लगन से हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये पाठ। एक थी गौरैया गौरैया और एक था गवरा, नर गौरैया, दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, और एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। यहाँ पे भिनसार का मतलब है सुबह। भिनसार सुबह का समय, प्रातःकाल। और खोता कहते हैं उनके घर को, घोंसले को। खोता यानी घोंसला। और थकान मिटाते और सारा दिन और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। देखे सुने में यानी कि वो जो कुछ भी, जिस तरह से भी उनका दिन बीतता था, वो उसके बारे में बातचीत करते थे। एक शाम गौरैया बोली कि आदमी को आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और कितना फबता है उन पर कपड़ा। फबता है यानी कि अच्छा लगता है, और खाक फबता है। गवरा जो है वो तपाक से बोला कि खाक फबता है। फबता मतलब अच्छा लगता। फबता का अर्थ है अच्छा लगना। फबता मतलब अच्छा लगना। और वो कहता है कि खाक फबता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गवरा बोला, अब तो ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला कि कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत यानी कि शक्ति। तो सकत का अर्थ है यहाँ पर शक्ति, यानी कि उनकी सहन शक्ति कम होती जा रही है। तो सकत यानी उनकी शक्ति भी जाती रही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, पोंगापन है यानी कि बेवकूफ़ी है। गवरा बोला कि आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत ही पड़। तो गवरा जो है इस तरह से गौरैया को समझाता है कि इस चक्कर में मत पड़ो, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं।
गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की। जबकि गवरैया थी ज़िद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मामूल के मुताबिक यहाँ पे अगले दिन यानी कि जैसा कि वो लोग पहले से सोचे थे, अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। घूरा यानी कि कूड़ा। चुगने निकले, दाना चुगने के लिए निकले। और चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी, यानी कि वो बहुत खुश हो रही थी जब उसे मिल गया। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ा कर पूछा, यानी कि बहुत ही जो है अंदाज में उसने पूछा, अरे क्या मिल गया रे? मिल गया मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। और तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला कि इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? जो धुनिया था वो गवरैया को बोलता है कि तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए एक रजाई बनानी है। तो तार तार होना मतलब कि बिल्कुल जर्जर हो जाना, फट जाना। तो वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? और वो जो है खुद एक जो है बहुत ही जर्जर और पुराना जो है वो उड़ा हुआ था। राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैया। उज्र मतलब कि परेशान मत करो। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी कि पूरा पारिश्रमिक दूंगी, जितना तुम्हारी मेहनत है पूरा मेहनताना दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। धुनियों को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी, यानी कि उस धुनिया को आज तक जो है ऐसी मजूरी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी उज्र न करो भैया। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, आधा मैं ले लूँगी और आधा तुम ले लेना। धुनिया को अपनी ज़िंदगी में इतना जो है धन, इतना मेहनताना पारिश्रमिक अभी तक कभी नहीं मिला था। और 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी, जिससे कि वो सूत कताई करता। और उसने बड़े मन से रुई धुनी, और जो है वो रुई धुनने के बाद उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए, और जब एक काम हो गया, रुई धुना गई, तो वो कोरी के यहाँ गए। और कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं?
देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की, और मुफ्त में काम करने की मुझे आदत नहीं है। मल्हार गाना यानी कि गाना सुनाना, और मुफ्त में मतलब कि बिना किसी पैसे के। तो वो गवरैया को देखते ही वो लोग सोचते थे कि ये तो कुछ देगी नहीं, ये खाली बस आई है काम करवाने के लिए, और इसीलिए सब उसको भगाना चाहते थे। तो अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, घट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यानी कि राजा के साथ साथ उनके जो साथ में कार्यकर्ता हैं वो भी जो है अपना काम करवाते रहते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। मुआवजा देंगे यानी कि जितनी तुम्हारी लागत बनती है, जितना तुम्हारा मेहनताना बनता है, उतना हम तुम्हें देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, अर्थात वो भी सूत काटने लगा। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगभग होकर देखने लगा और हटते ही, मुकरो मत भैया, हम माकूल मुआवजा देंगे। और अब जो है इससे कोरी भी जो है वो तैयार हो जाता है। इतनी वाजिब मजूरी पर उसे काम न करना बेवकूफ़ी लगती है, और इसीलिए वो जो है तकली और चरखी से वो अपना सूत काटना शुरू करता है, और बहुत ही महीन और लच्छेदार सूत वो काटता है। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, यानी कि उनसे जो है वो अनुरोध करने लगे कि बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। और बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग मतलब कि आश्चर्य में आकर, बहुत ही आश्चर्य से उन्हें देखने लगा और कहता है कि हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। तो इस तरह से साफ करे भाव तो चबाव करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया यानी कि काम में लीन हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजो कर कहा। संजो कर यानी जुटा कर। संजो कर यानी जुटा कर उसने कहा, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर से खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, उस ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची और दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। रोष मतलब गुस्सा, रोष कहते हैं गुस्से को। वो जहाँ भी जाती थी सब पहले उसे
भगाते थे वहाँ से और कहते थे कि जाती हो कि नहीं यहाँ से। तो दर्जी रोज़ से बोला, देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। कच्छ कच्छ उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी और बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। और खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। फुंदे वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही और 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदे वाली। वाकई तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, और रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं, यानी कि जहाँ भी जाओ वो काम राजा का ही हो रहा है। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी और उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। अब जो है वह उड़ते उड़ते राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि राजा जो है वहाँ पर मालिश करा रहा है और चिड़िया जो है उसके छत के पास आकर बैठी हुई है और टोपी पहनी है और उसमें फुंदने लगे हुए हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से, यानी कि उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके जो सेवक थे, उनसे खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और दूसरा हाथ पांव मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली और देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदे, राजा की टोपी में फुंदे नहीं। अब गवरैया जो है ये कहकर राग अलापने लगी, बोलने लगी। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई और इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, यानी कि इसके पंखों को, पखने यानी कि पंख, पखने यानी कि पंख नोच लो। सिपाहियों देर ना करो। राजा जो है वो आदेश देता है अपने सिपाहियों को। क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी कि क्षमा। क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला कि यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। और एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया।
राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, यानी कि एकदम आश्चर्य में पड़ गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली, यानी कि गरजते हुए राजा ने कहा, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और तबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शें सरकार। माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी और गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? और बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हांफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? नफासत मतलब सुंदरता, यहाँ पे नफासत कहेंगे सुंदरता को। अभय दान दे तो बोलूं सरकार? धुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। धुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी। तो इस तरह से यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो इस तरह से गवरैया जो है वो राजा को बोलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।